everyone, welcome to Creatrix my dear students. We are back with a bang with लक्ष्य बैच 2.0 और आप देखने जा रहे हो नेटवर्क का एक बेहतरीन लेक्चर. But before we start, it is very important that I introduce myself for the students that are meeting me for the first time. Dear students, my name is Ankit Goyal. I got All India Rank 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained over 2 lakh students and currently I am working as a director at an academy for the GATE department. अब मेरे सभी बच्चे मेरे बारे में ये सारी बातें जानते हैं, लेकिन मैं कहता हूं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि आप लोग के लिए अनअकैडमी जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकता है फ्री इनिशिएटिव लेके आता है और ये मेक श्योर करता है कि हमारे बच्चे हर कंपटीशन में सबसे आगे रहें. इसी डायरेक्शन में है ये लक्ष्य बैच 2.0 जो कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा, आपको आपका टारगेट हिट करने में मदद करेगा, दैट इज गेट 2023. और देखो इसी तरह के फ्री सेशंस आपके लिए और भी अवेलेबल हैं. आपको बस इस लिंक पे जाना है और यहां पे ना ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है. अगर आप इस लिंक पे जाओगे ना, आपको ना यहां पे कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन में नेटवर्क का क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा. गेट पीवाईक्यू बाय एआईआर 1 में आपको नेटवर्क के पीवाईक्यूज मिलेंगे इलेक्ट्रिकल और ईसीई के. तो अगर आप इस सीरीज के साथ ये दोनों सीरीज भी फॉलो करते हो तो आपसे नेटवर्क का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, दैट इज अ गारंटी. आज का लेक्चर शुरू करते हैं. ठीक है, आज का लेक्चर क्या है अपना? पावर इन एसी सर्किट्स. देखो अभी तक मैंने आपको एकदम बेसिक पढ़ाया है एसी सर्किट का, जिसमें हमने फेजर समझा है, जिसमें हमने इंपीडेंस समझा है, एडमिटेंस समझा है, ये सारी चीजें समझी हैं. एकदम बेसिक हमने कवर किया है. अब हम ये देखेंगे कि वोल्टेज और करंट और इंपीडेंस के बाद पावर पे कैसे पहुंचते हैं. और जो बच्चे पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं, मैं बता दूं बेटा यहां पे आपको नोट्स खुद बनाना पड़ता है. यहां पे कोई नोट्स प्रोवाइडेड नहीं होता, यू हैव टू मेक हैंड रिटन नोट्स. ठीक है, अब देखो भाई, हम लोगों ने जब नेटवर्क का बेसिक कवर किया तो हमने ये बोला इंस्टेंटेनियस पावर निकालने का तरीका क्या होता है कि वोल्टेज इनटू करंट कर दो, दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर. तो ऐसे ही मैं यहां पे अगर बच्चों इंस्टेंटेनियस पावर की बात करता हूं, तो आप इंस्टेंटेनियस पावर को क्या लिख सकते हो? P ऑफ T ठीक है. मैंने आपको बताया था जब V इंटू आई करते हो तो यू गेट द पावर एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट. ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है? सिवा बेटा दिस चैनल इज कंप्लीटली इन हिंदी. आई हैव टेकन द प्रीवियस 47 लेक्चर्स इन हिंदी. So I can't just make the 48th lecture in English. Okay. Pooja, all the notes of power system are there on the Telegram. Check the Telegram channel Ankit Goyal AIR1. Okay. अब देखो भाई, यहां पे अब प्लीज यार ध्यान देना, ये सब जनरल क्वेरीज नहीं. यहां पे वोल्टेज होती है आपकी, मैंने ऐसा ले लिया. ठीक है, करंट मैंने ऐसा ले लिया, IM साइन ये ले लिया. अब यहां पे ओमेगा इज सेम फॉर बोथ क्वांटिटीज एज नेटवर्क इज लीनियर. ठीक है, आप एक चीज जानते हो ना, लीनियर नेटवर्क के अंदर कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है. लीनियर नेटवर्क के अंदर जब फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है तो दोनों में फ्रीक्वेंसी आपकी सेम आनी चाहिए, दोनों में आपकी फ्रीक्वेंसी सेम आनी चाहिए. अब यहां पे अगर हम निकालें इंस्टेंटेनियस पावर,
VMIM ठीक है। तो साइन ए साइन बी को आप क्या करते हो, हाफ कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, साइन ए साइन बी को लिखा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इस कारण से बच्चों अगर ध्यान दोगे तो यहां पे दो टर्म आ गई। एक तो ये आ गई कांस्टेंट टर्म क्योंकि इसमें टाइम नहीं है, और एक ये आ गई आपके पास टाइम डिपेंडेंट टर्म। ये कैसी आ गई, टाइम डिपेंडेंट। अब मेरे भाई अगर मैं ये चाहूं कि मुझे पावर का कर्व ड्रॉ करना है, ठीक है, पावर का कर्व ड्रॉ करना है मुझे किस में, अगेंस्ट टाइम, तो क्या करेंगे, तो ध्यान देना, तो देखो क्या होगा, ये कांस्टेंट टर्म आपके पास आ रही है। अभी ना आप बाहर वाली टर्म भूल जाओ, क्योंकि वो तो दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है, वो दोनों के लिए कॉमन है, इसीलिए अभी बाहर वाली टर्म को इग्नोर कर दो। अब ये जो टर्म है कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई, ठीक है, कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई, ये जो टर्म है ये 1 से छोटी है, ये वाली टर्म 1 से छोटी है, लेकिन ये कॉस टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो ये -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा। देखो ये जो कांस्टेंट टर्म है इसके अंदर कोई एंगल आ गया, कॉस के अंदर अगर कोई एंगल आ गया तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी, लेकिन यहां अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यू आएगी, तो ऑब्वियसली दिस कैन गो अप टू 1। बात को समझेंगे, ये 1 तक जा सकता है, ये नहीं जा सकता, बट दिस कैन गो अप टू 1। इसी कारणवश होगा क्या कि ये जो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये नेगेटिव भी जा सकता है, ये आपका नेगेटिव भी जा सकता है, क्योंकि अगर सेकंड टर्म 1 हो गई तो कॉस की वैल्यू 1 से छोटी, उसमें से 1 घटाओगे तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो यहां पे बेटा हमें कैसा ग्राफ मिल जाएगा ना, मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिल जाएगा। सपोज ये कुछ टाइम के लिए नेगेटिव भी जा सकता है, ठीक है, सही है। अब ये जो है ये ऑसिलेशंस एट अ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2 ओमेगा। तो हम ये कह देते हैं पावर के अंदर जो ऑसिलेशन आते हैं वो करंट और वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी से डबल फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेशन होते हैं, ठीक है। तो यहां तक एक बार ये ग्राफ ड्रॉ करने के बाद लिखना, इंस्टेंटेनियस पावर इन एसी सर्किट, is not constant. Instantaneous power in AC circuit is not constant, but it oscillates at a frequency double the supply frequency, at a frequency डबल द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आया? अजय देखो ग्राफ कहां से स्टार्ट है बेटा, वो तो 0 रख के ना वैल्यू निकालनी पड़ेगी, cos थीटा वी माइनस थीटा आई माइनस cos थीटा वी प्लस थीटा आई।
तो ये वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी थीटा वी और थीटा आई डाल करके, ठीक है। तो अभी हम उस पे नहीं जा रहे, ग्राफ किसी एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ऑब्वियसली कांस्टेंट में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो नीचे से ही स्टार्ट होगा, कांस्टेंट के नीचे से स्टार्ट हो रहा है, कांस्टेंट माइनस समथिंग है, ठीक है। लेकिन मेरा आपको मेन ऑब्जेक्टिव ये समझाना था कि ये जो डिफरेंस है ये नेगेटिव भी आ सकता है, क्योंकि सेकंड टर्म अगर कभी भी 1 को टच कर गई तो 1 से छोटी वैल्यू में से अगर 1 घटाते हैं इट विल टर्न आउट टू बी नेगेटिव। तो ये चीज क्या है ना, ये बहुत जगह ये वाला ग्राफ जो है गलत ड्रॉ कर देते हैं कि भाई ऐसे छोटे छोटे वाइब्रेशन दिखा देंगे, वैसा नहीं होता। यहां पे बड़े वाइब्रेशंस होते हैं, इट कैन इवन गो नेगेटिव, नेगेटिव जा सकता है, ठीक है ना। तो ये वाले रीजन में देख रहे हो नेगेटिविटी भी आ रही है, ठीक है यार। अब क्या होता है कि यहां पे हम निकालते हैं एवरेज पावर। हम क्या निकालते हैं? एवरेज पावर। एवरेज पावर का मतलब है एवरेज ऑफ दिस टर्म। अरे भाई मैं ये बोल रहा हूं T0 डालोगे, एक टर्म है cos थीटा वी माइनस थीटा आई माइनस cos थीटा वी प्लस थीटा आई। अगर थीटा वी और थीटा आई की वैल्यू एज्यूम कर लोगे तो आपको मिल जाएगा कहां से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ। इसमें कितनी मेहनत वाला काम है। मान लो थीटा वी 60 है, थीटा आई 30 है, 60 माइनस 30 आया 30, 60 प्लस 30 आया 90, सेकेंड टर्म हो गई 0, ये हो गया cos 30, cos 30 माइनस 0 से आपको मिल गया स्टार्टिंग पॉइंट। इसमें t इक्वल टू 0 रखना कितनी बड़ी चीज है बताओ, ठीक है। चलो अब देखो यहां पे क्या होगा कि अगर हम बात करें एवरेज पावर की, अब आपके माइंड में सबसे पहले यह आना चाहिए कि सर एवरेज पावर क्यों, सही कह रहा हूं, यह चीज माइंड में आनी चाहिए ना कि सर एवरेज पावर क्यों बात कर रहे हो, ऐसा क्या है एवरेज पावर में जो कि वी नीड टू डिटरमाइन द एवरेज पावर। तो यहां पे देखो लॉजिक क्या है कि एवरेज पावर कितनी होती है, ध्यान से देखना, 1/t इंटीग्रल ओवर t pt dt ये होती है। यानी कि अगर हम ये करें अब ये जो लेफ्ट वाली वैल्यू है ये क्या है, एनर्जी इन वन साइकिल। भाई पावर के इंटीग्रेशन से एनर्जी तो मिलती है, इसका मतलब है एनर्जी ट्रांसफर्ड, एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन point to another, from one point to another depends on average power। समझ में आया? एनर्जी ट्रांसफर्ड किस पे डिपेंड करती है? एवरेज पावर पे डिपेंड करती है। इसीलिए बेटा एवरेज पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी ट्रांसफर्ड। राज बेटा मैं कई बार जवाब दे चुका हूं, एक ही चीज बार बार ना पूछें। इलेक्ट्रिकल जंक्शन चैनल बंद कर दिया गया है बिकॉज उस पे ना तो स्टूडेंट्स आते थे ना तो क्लासेस अटेंड करते थे, हेंस इट हैज बीन शट डाउन। और जिन वीडियोस को आप सर्च कर रहे हो शायद वही टॉपिक आपके समक्ष इस समय पे पढ़ाया जा रहा है, जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। मैंने 50 बार बता दिया भैया, उस पे एसी पावर को जो ढूंढ रहे हो, अब एसी पावर ही तो पढ़ा रहा हूं और क्या पढ़ा रहा हूं, लेकिन सुनोगे तब की बात है ना। और भाई प्लीज मेरे लेक्चर्स को आप एएमए सेशन मत बनाइए, लेक्चर को लेक्चर रहने दीजिए। एएमए सेशन में हफ्ते में 1 से 2 बार जरूर लेता हूं, आपकी जितनी भी जनरल क्वेरीज है वहां आके पूछा करो। अगर आप मेरे डेली लेक्चर में इधर उधर की बातें करोगे तो बेटा पढ़ाऊंगा कब, और फिर कहोगे कि कंटेंट नहीं मिल रहा है। कंटेंट मिलेगा कैसे? अगर पढ़ाने दोगे तब तो मैं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन नहीं। जब मैं कोई मैसेज इग्नोर कर रहा हूं इसका मतलब है इट इज नॉट रेलिवेंट टू आवर डिस्कशन, हेंस आई एम इग्नोरिंग इट।
तो अगर कोई चीज मेरे डिस्कशन से रेलिवेंट नहीं है तो उस मैसेज का मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, एज सिंपल एज दैट। जब क्लास चल रही है तो पढ़ने के लिए चल रही है, लेक्चर के एंड में मैं 3-4 क्वेरीज जरूर आंसर कर दूंगा, ठीक है। चलो यहां तक हमको क्लियर हुआ भाई। तो इसके अंदर ना एक पॉइंट लिखो, इसके अंदर एक पॉइंट लिखो, एवरेज पावर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवरेज पावर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी ट्रांसफर्ड, because it represents the energy transferred from one point to other, अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखो जैसे जनरेटर है, अब एक जनरेटर क्या करता है, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी लेकर के किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब ये जो एनर्जी कन्वर्जन है या जो एनर्जी का ट्रांसफर है फ्रॉम मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, इसके अंदर कौन सी पावर इन्वॉल्व होगी? अगर यहां पावर डिफाइन करें, वी हैव टू टॉक अबाउट द एवरेज पावर। तो एग्जाम्पल करके लिखो, एज एन एग्जाम्पल अगला पॉइंट बना के लिख लेना, जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनपुट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट, and the power involved in this entire process is average power, ठीक है। अगला पॉइंट, hence we can say that average power takes part in energy conversion process, जैसे अब देखो हमारे पास इन्वर्टर के अंदर बैटरी लगी होती है, मेरे यूपीएस में अभी बैटरी लगी हुई है, तो ये बैटरी के अंदर क्या है, केमिकल एनर्जी है, और मेरा यूपीएस मेरे घर को क्या सप्लाई कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बेटा ये जो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है हमारी, ये इसके अंदर भी कौन सी पावर इन्वॉल्व रहेगी, दैट विल बी एक्टिव पावर। तो जहां कहीं आपको एनर्जी कन्वर्जन नजर आएगा, वहां पे किस पावर की बात होगी, वहां पे बात होगी एक्टिव पावर के बारे में। बात चमक गई बढ़िया तरीके से। देयर वी विल हैव टू टॉक अबाउट द एक्टिव पावर। अब बात को समझो, एक्टिव नहीं, अभी एक्टिव वर्ड पे मत लग जाना, मैं गलती से बोल गया, अभी समझाऊंगा। एक्टिव पावर एवरेज को ही बोलते हैं, अभी उसमें जाना मत प्लीज, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, एक्टिव पावर नहीं, अभी सारे चढ़ जाओगे। अब देखो इस फंक्शन का एवरेज लेना है, सिग्निफिकेंस समझ आ गया ना इसका। देखो मैं आपको हर चीज का सिग्निफिकेंस समझा के चलूंगा, मेरे केस में नेटवर्क से फॉर्मूला तक नहीं रहता है, इट इज मच बियॉन्ड फॉर्मूला। तो ये करना है हमें। अब भाई जब इस फंक्शन का एवरेज लेने वाले हो, तो एक तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन आएगा कांस्टेंट टर्म इनटू द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो मैं यहां पे ना Vm Im/2 तो कॉमन निकाल लिया, मैं ये कहता हूं जो कांस्टेंट टर्म है ना उसका तो इंटीग्रेशन यही आ गया, cos θv माइनस θi इंटू टी। लेकिन ये जो सेकेंड टर्म है इसको तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा भाई, क्योंकि इसमें तो टाइम था ना, इसको डायरेक्टली थोड़ी लिख सकते हो, यहां पे इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी हमें। Here we cannot write directly, ठीक है, ये हुआ। अब ये जो सेकेंड टर्म है कोसाइन टर्म, कोसाइन का एक पीरियड में इंटीग्रेशन क्या होता है, 0, क्योंकि जितना वो पॉजिटिव में होता है उतना ही वो नेगेटिव में होता है, जितना जमीन के ऊपर है उतना ही जमीन के नीचे भी है।
तो उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 0। समझ रहे हो ना, ये टाइम वेरिंग है। ये मत कहना सर इस कॉस का इंटीग्रेशन भी तो 0 होता, इसमें टाइम नहीं आ रहा, तो ये कॉस क्या है कांस्टेंट है, इसमें टाइम आ रहा है तो ये वेरिएबल है, और ये जितना पॉजिटिव एरिया देगा उतना ही नेगेटिव एरिया देगा, तो इसका टोटल एरिया क्या बन जाएगा 0। ठीक है, तो मैं कहता हूं इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म। समझ रहे हो, समझ आ रहा है भाई सब लोगों को, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म इज 0। इसका क्या मतलब है, बिकॉज पॉजिटिव एरिया ऑफ कॉस इज इक्वल टू नेगेटिव एरिया, है ना। अब देखो कितना काम आसान हो गया। सर काम कैसे आसान हो गया, काम बेटा ऐसे आसान हो गया, ये जो टी है अब ये नीचे वाले टी से कट जाएगा, ये नीचे वाले टी से कट जाएगा, तो इसका क्या मतलब हुआ, अब देखो मैं क्या करता हूं मेरे भाई, ये जो 2 है ना नीचे वाला, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, Vm/√2 Im/√2 cos ठीक है, तो ये आ जाती है हमारे पास एवरेज पावर। इसीलिए पता है, देखो मैंने आपको एक चीज और बोली थी कि जब हम फेजर ड्रॉ करते हैं तो अक्सर हम कौन सी वैल्यू का यूज करते हैं, आरएमएस का। क्यों बोला था, क्योंकि पावर डिपेंड करती है आरएमएस पे इन केस ऑफ एसी। इन केस ऑफ एसी पावर इज गवर्न्ड बाय द आरएमएस वैल्यू। इसीलिए मैंने आपको यह भी बोला था कि फेजर में बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू यूज होती है दैट इज आरएमएस। अब देखो गौरव का जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। गौरव ये पूछ रहे हैं कि सर अगर फंक्शन का एवरेज 0 आ गया तो क्या इसका ये मतलब है एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। देखो गौरव इसका ये मतलब है कि नेट एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। नेट एनर्जी का मतलब कि ना तो एनर्जी आप ये कह सकते सेंडिंग से रिसीविंग जा रही है, ना आप ये कह सकते रिसीविंग से सेंडिंग आ रही है। समझ रहे हो बात को आप, सॉरी सेंडिंग रिसीविंग में पावर सिस्टम में चला गया। एक्चुअली ना आप ये कह सकते एनर्जी सोर्स से लोड जा रही है, ना ये कह सकते लोड से सोर्स आ रही है। तो होगा क्या, जितनी एनर्जी सोर्स सप्लाई करेगा लोड को उतनी ही एनर्जी लोड वापस भी कर देगा सोर्स को। तो एक पूरी साइकिल के अंदर नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी वुड बी 0। समझ गए, अगर आधे टाइम तक एनर्जी सोर्स से लोड जा रही है तो बाकी आधे टाइम में वो लौट के आ रही होगी लोड से सोर्स की तरफ। ठीक है, तो ये वाला एक पॉइंट लिख लो, अच्छा क्वेश्चन है गौरव का। इफ एवरेज पावर कम्स आउट टू बी 0, इफ एवरेज पावर कम्स आउट टू बी 0, then it means there is no net energy transfer, there is no net energy transfer between the source and load, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, it implies the amount of energy delivered by source to the load, the amount of energy delivered by the source to the load is same as the energy returned back, is same as the energy returned back by the load to the source, returned back by the load to the source। अब समझ में आया, जितनी एनर्जी मैं आपको दूंगा, मतलब ऐसा सोच लो आपने एनर्जी मुझसे उधार ले ली, ठीक है, आपने एनर्जी मुझसे उधार ले ली, अब आपने वो एनर्जी कुछ टाइम बाद मुझे वापस कर दी,
तो हमारे बीच का नेट लेन देन क्या हुआ, जीरो। ये जो एनर्जी सोर्स दे रहा है ना, ये जीरो इंटरेस्ट पे दे रहा है, तो इंटरेस्ट लगा के वापस नहीं लेगा, जितनी देगा ईमानदारी से उतनी ही वापस ले लेगा। सही समझ गए? तो बैंकिंग सिस्टम से भी रिलेट कर सकते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो एवरेज पावर? मुझे बताओ यहां तक मजा आया कि नहीं आया, बताओ जल्दी बताओ, फील आ रहा है या नहीं आ रहा है बताओ। मैं आपको हर जो एसी है ना यार, देखो एसी हमारे चारों तरफ है, एसी हमारे चारों तरफ है। अगर इस जैसे टॉपिक को हम रियल लाइफ से रिलेट करके नहीं पढ़ेंगे तो बर्बाद है, पढ़ना ही बेकार है फिर तो ये चीज सबसे ज्यादा रियलिस्टिक है, ये चीज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब समझ में आया? अब ये ध्यान रखना भाई, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे, कोई भी आप ऐसी डिवाइस देखोगे जो एनर्जी ट्रांसफर करे, तो वहां एनर्जी ट्रांसफर में कौन सी पावर इन्वॉल्व होती है? एवरेज पावर। ये बात याद रखना। जैसे अब देखो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले मोबाइल का चार्जर देखें, वो कहेंगे सर हमारे मोबाइल का चार्जर क्या करता है कि सर वो ना एसी पावर लेता है सॉकेट से और मेरे मोबाइल को ना डीसी बना के देता है। तो बेटा एनर्जी तो कन्वर्ट हुई, एनर्जी कन्वर्ट हुई, तो यहां भी कौन सी पावर यूज होगी? एवरेज पावर, एवरेज पावर। चलो अब मैं दूसरी टर्म एक्सप्लेन करता हूं, एक्टिव पावर। अब अगला हेडिंग डालो, एक्टिव पावर। ठीक है, एक्टिव पावर। ठीक है, अब एक्टिव पावर के अंदर लिखना, एक्टिव पावर के अंदर लिखना। शशांक बेटा वही तो बात होगी ना, वही तो बात होगी कि एवरेज पावर जीरो ही इंडक्टर कैपेसिटर के लिए आएगी, लेकिन अभी मैं उसमें जा नहीं रहा हूं, मैं आपको कराऊंगा इंडक्टर कैपेसिटर में पूरा एसी एनालिसिस डिराइव कराऊंगा पावर का, डोंट वरी। बट अभी उतना आगे मत जाओ। बात तुम्हारी सही है, अगर लोड में इंडक्टर या कैपेसिटर होगा वही काबिलियत रखता है एनर्जी वापस करने की, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है ना, रेजिस्टेंस बहुत खर्चीला आदमी है, जितना पैसा कमाता है वो खर्च देता है, वापस कहां से लाएगा? इंडक्टर है भैया एकदम एक प्रॉपर क्या कहेंगे, प्रॉपर इंडियन पर्सन जो कि सेविंग्स पे ध्यान देता है कि भैया एनर्जी आए तो रख लो, आगे चल के काम आ सकती है। और ये साहबजादे हैं रेजिस्टेंस, जिनको जितनी एनर्जी मिलती है ये कहते हैं उड़ा दो, मस्त जिंदगी जीनी है, बचा के करेंगे क्या। तो ये दोनों में फर्क है, बट अभी उस पे आएंगे यार, अभी उतना आगे नहीं जाते। अब थोड़ा सा ना एक्टिव पावर का माहौल बनाते हैं। देखो यार, कोई बंदा एक्टिव कब होता है, कोई बंदा एक्टिव कब होता है? जैसे आप मुझसे कहते हो कि सर आपका ना एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है, क्यों? आपको कैसे पता मेरा एनर्जी लेवल हाई है? क्योंकि आई एम एबल टू डू वर्क, है ना, मैं काम कर रहा हूं तो आपको दिख रहा है, तो आपको समझ आ रहा है एनर्जी लेवल हाई है। तो आप क्या कह सकते हो, कोई भी पर्सन एक्टिव कब होता है? व्हेन इट इज एबल टू डू वर्क, व्हेन इट इज एबल टू डू वर्क। वर्क का मतलब एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम होती है ना, तो वर्क का किससे रिलेशन है? डायरेक्टली एनर्जी से। तो आप ये कह सकते हो ना, एक्टिव मींस हैविंग हाई एनर्जी। कोई भी इंसान एक्टिव तब है जब उसकी एनर्जी हाई हो। ऐसे ही अब आप ये सोचो, एक्टिव पावर वो पावर है जो वर्क डन कर सकती है, वर्क डन कर सकती है माने एनर्जी ट्रांसफर कर सकती है। तो ऐसी कौन सी पावर है जो एनर्जी ट्रांसफर कर सकती है? वो पावर है आपकी एवरेज पावर। कौन सी पावर है? एवरेज पावर। ठीक है, तो यहां पे एक पॉइंट लिखो, एक्टिव पावर, एक्टिव पावर is the power, active power is the power that is capable of doing work, that is capable of doing work in the system, that is capable of doing work in the system, or capable of energy conversion, capable of energy conversion. Next point, as studied earlier, there is only one power, as studied earlier, there is only one power capable of energy transfer. There is only one power
capable of energy transfer, and that power is average power, and that power is average power. ठीक है, समझ आया यहां तक? तो एक्टिव पावर क्या होती है? ये कुछ भी नहीं है, ये एवरेज पावर ही है, बट नाम समझ आया ना, एक्टिव पावर क्यों बोला? तो ये वाला एक पॉइंट लिखो, हेंस एक्टिव पावर is nothing but average power, and it is also called as real power, समझ ही रहे हो? रियल किस लिए भैया? असली दम इसी में है, यही एनर्जी कन्वर्ट कराती है, यही आपकी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने की काबिलियत रखती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रियल पावर। तो एवरेज पावर, एक्टिव पावर, रियल पावर, ऑल आर द सेम थिंग। ठीक, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? एवरेज पावर is equal to active power is equal to real power। ठीक है, and what is it equal to? VRMS IRMS cos थीटा v माइनस थीटा आई। समझ में आया यहां तक? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना बढ़िया तरीके से? बताओ, ये बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया? एक्टिव पावर का फंडा क्लियर हो गया? अब देखो यार, पॉइंट ये आता है कि ये एक्टिव पावर की वैल्यू कितनी आएगी फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, अगर अलग अलग एलिमेंट की बात करें। ठीक है, चलो एक एक करके ना मैं सारे एलिमेंट्स आपको समझाता हूं। ठीक है, इसमें आपको अच्छा एक कॉन्सेप्ट भी मिलेगा और अच्छी इंसाइट भी मिलेगी कि कैसे चीजें होती हैं। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। ठीक है, रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। अब यहां पे एक चीज देखो, रेजिस्टेंस के केस में हम क्या कह सकते हैं? आप एक बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि करंट एंड वोल्टेज लाई इन सेम फेज। ये बात जानते हो ना अच्छे से? करंट एंड वोल्टेज लाई इन सेम फेज। चाहे तो मैं आपको फेजर भी दिखा देता हूं। कुछ ऐसा फेजर होता है, ठीक है, जिसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज एंगल माइनस करंट एंगल इज 0। भाई दोनों के बीच में कोई फेज शिफ्ट है ही नहीं, दोनों के बीच का फेज शिफ्ट कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। बोथ आर हैविंग द सेम फेज। ठीक है, अब यहां पे इतनी बात अगर हमें समझ आ गई तो हम लोग क्या कहते हैं कि जो हमने अभी रियल पावर निकाली है, कॉस थीटा v माइनस थीटा आई, तो ये कितनी होगी? VRMS IRMS, ये आएगी VRMS इंटू IRMS। ठीक है, ये बनेगी आपकी पावर। अब शशांक का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो मैक्सिमम बच्चों का डाउट रहता है कि सर क्या कोई RMS पावर भी होती है? नहीं बेटा, पावर एक फंक्शन है। देखो, इंस्टेंटेनियस पावर एक फंक्शन है, आप चाहो तो उसका RMS निकाल लो,
लेकिन उसके आरएमएस का कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। समझ रहे हो? बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि पावर वीआरएमएस और आईआरएमएस से आ रही है, तो ये पावर कौन सी है? आरएमएस पावर। नहीं, ये पावर है एवरेज पावर। ठीक है, ऐसी कंफ्यूजन में मत रहना कि जस्ट बिकॉज वीआरएमएस आईआरएमएस का यूज हुआ तो ये आरएमएस पावर है। तो ये है आपकी एवरेज पावर ही मेरे बच्चों। और अगर बात है आरएमएस पावर की, तो आप पावर जो पीटी है उसका आरएमएस निकाल लो, दैट इज आरएमएस पावर। लेकिन उसका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, दैट विल बी अ प्योरली मैथमेटिकल क्वांटिटी। मैथमेटिकली तो किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का आरएमएस निकल सकता है, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। अब देखो यहां तक अगर हमें बात समझ में आ गई, अब आप एक चीज बहुत अच्छे से जानते हो कि आप ये भी तो लिख सकते हो आईआरएमएस ये हो गया। ठीक है, अगर आप करंट और वोल्टेज का रिलेशन डालोगे तो आपको ये मिल जाएगा रिलेशन डायरेक्टली। अब वंस आपको ये रिलेशन मिल गया, मैं आपको एक और चीज डिराइव कराता हूं। मैं क्या डिराइव कराता हूं आपको यहां पे, कि अगर मान लो आप VT ऐसा लो, VM साइन ओमेगा टी, तो आपके पास IT कैसा आएगा? IM sin omega t, where IM is actually VM by R। ठीक है, ये आपके पास आएगा। तो अगर मैं इसको एक्सिस पे प्लॉट करूं, देखते चलो मेरी बातें, आपको मजा आएगा। अभी रेजिस्टेंस है ना, तो अभी सब चीजें सिंपल लगेंगी, लेकिन शुरुआत रेजिस्टेंस से ही करते हैं। देखो एक काम करो, VT IT सेम एक्सिस पे बना लो। ये हमने बनाया, तो ये हमारे पास करंट आया है ना। ये हमारे पास अगर VT है तो ये हमारा IT है। अब बेटा इनका प्रोडक्ट क्या देता है आपको? पावर देता है। इनका प्रोडक्ट क्या देता है आपको? पावर देता है। पावर अगर आपको देखना है तो साइन इंटू साइन क्या बनेगा? साइन स्क्वायर बनेगा। साइन इंटू साइन क्या बनेगा आपका? साइन स्क्वायर बनेगा। तो अगर आप इनका प्रोडक्ट देखोगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव का भी प्रोडक्ट पॉजिटिव, और नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट भी नेगेटिव। सॉरी, नॉट नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव। कुछ इस टाइप से ये आ गई पावर। अब इसके अंदर बेटा, इसके अंदर यहां पे क्या होगा? यहां पे ये वैल्यू पूरी की पूरी पॉजिटिव है। ये पूरी की पूरी पॉजिटिव है। इसका मतलब है कॉन्टिन्यूअसली आपका जो रेजिस्टेंस है वो पावर एब्जॉर्ब ही कर रहा है, या ये कह दो वो एनर्जी लगातार एब्जॉर्ब कर रहा है, वो डिलीवर नहीं कर रहा। रेजिस्टेंस कभी भी एनर्जी लौटा नहीं सकता, क्योंकि वो स्टोर नहीं करता। वो स्टोर नहीं करता, वो क्या करता है? एनर्जी सारी की सारी हीट में कन्वर्ट करता जाता है। तो अब इसके अंदर अगर आप एवरेज देखोगे ना, तो इसका एवरेज यहां से कहीं से आ जाएगा। दिस विल बी योर एवरेज पावर। रेजिस्टेंस के केस में दिस विल बी योर एवरेज पावर। तो एक पॉइंट ये लिखो, इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, इन केस ऑफ रेजिस्टेंस द इंस्टेंटेनियस पावर, in case of resistance the instantaneous power is always positive. Instantaneous power is always positive because it cannot return power back to the source
because it cannot return power back to the source, but it can only take electrical energy from the source, but it can only take electrical energy from the source and convert it to heat energy, and convert it to heat energy. समझ में आया? तो जहां एनर्जी कन्वर्जन है भैया वहीं पे है एक्टिव पावर, वहीं पे है एवरेज पावर। तो रेजिस्टेंस के अंदर एनर्जी कन्वर्जन होता है फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू हीट एनर्जी। अब ऐसे आगे चलते हैं, अगले टर्म पे आते हैं। अगला टर्म है भैया हमारा इंडक्टर। क्या है जी? इंडक्टर है जी। चलो, अब इंडक्टर के बारे में क्या जानकारी आप रखते हैं? इंडक्टर में आप ये जानकारी रखते हैं, करंट lags behind the voltage, by 90 डिग्री, ये आप जानते हो ना। अब यहां पे आप ये देखो, ये हो गया V बार, और ये हो गया I बार। ठीक है, ये लैग कर रहा है ना 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर V बार यहां पे रेफरेंस है तो आप कह सकते हो थीटा V इज 0, थीटा I इज -90। तो जब आप पावर निकालते हैं Vrms Irms cos थीटा V माइनस थीटा I, -90 क्यों लिखा? क्योंकि 90 डिग्री क्लॉकवाइज था। तो यहां पे क्या होगा? Vrms Irms cos 0 माइनस 90, ये आ गया 0। ठीक है, ये क्या आ गया आपका? 0। बात क्लियर हुई? अब भाई चलो सर, न्यूमेरिकली तो समझ आ गया कि एक्टिव पावर इन अ इंडक्टर इज 0, एवरेज पावर इन अ इंडक्टर इज 0। ठीक है, तो एक पॉइंट ये लिखो, since average power in a inductor is 0, since average power in a inductor is 0, it implies that inductor does not absorb any net power, any net energy। अब हम एक काम करते हैं, इसके लिए टाइम डोमेन में आ जाते हैं। आपने आईटी ऐसा ले लो, अब वीटी क्या होता है? तो ये कितना आ गया? ओमेगा एल आई एम स्क्वायर साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन इंटू कॉस, साइन 2 ओमेगा टी आ जाएगा। अब देखो यहां भी अगर हम प्लॉट करें, यहां भी वोल्टेज, करंट और पावर प्लॉट करें, पहले करंट का ग्राफ बना लेते हैं, फिर वोल्टेज का बना लेते हैं,
और फिर लगे हाथ साथ साथ पावर का भी बना ही लेते हैं। कोई बुराई तो है नहीं, कोई बुराई है क्या भाई? बताओ। ग्राफ से विजुअल अपील बढ़ जाता है ना, चीज़ें ज़्यादा समझ आने लगती हैं। बताओ अगर ग्राफ बनाने में कोई बुराई है? हैं जी? बताएंगे सभी लोग चैट में। अब देखो, सबसे पहले करंट बनाया, ठीक है, ये बन गया करंट। अब ना कुछ पॉइंट नीचे खींच लेते हैं भाई, ग्राफ सिंक में बनाना है, साथ चलने चाहिए ग्राफ, ठीक है। अब यहां पे अगर वोल्टेज का बनाएं तो क्या होगा? यहां पे वोल्टेज का कोसाइन, ये हो गया। अब जो पावर का आया है वो आया है साइन 2 ओमेगा टी, तो उसकी साइकिल होगी आधी, कुछ ऐसे होगी, समझ गए? उसकी साइकिल होगी आधी। अब आप खुद ये देखो, साइन 2 ओमेगा टी जब पावर के अंदर आ गया तो पावर का एवरेज वैल्यू क्या आ गया? 0। जहां पे आपकी पावर पॉजिटिव है यहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, इंडक्टर ले रहा है। पावर नेगेटिव है तो एनर्जी डिलीवर हो रही है। पावर पॉजिटिव एनर्जी एब्जॉर्ब, पावर नेगेटिव एनर्जी डिलीवर, ठीक है। तो इंडक्टर बेटा एसी के अंदर जितनी पावर या जितनी एनर्जी लेता है उतनी वापस लौटा देता है। अगर भाई 5 जूल लिया तो 5 जूल वापस कर दिया, उसको कोई मोह नहीं है, कोई पावर रखने का मोह नहीं है, जितना लूंगा उतना मैं वापस कर दूंगा। तो ये वाला एक पॉइंट लिखना, एज सीन फ्रॉम द ग्राफ of instantaneous power, as seen from the graph of instantaneous power, inductor does not absorb any net electrical energy. Inductor does not absorb any net electrical energy, but whatever energy inductor absorbs in 1/2 cycle, it returns back in the next half cycle, ठीक है। एक और पॉइंट को समझो यार, अगर इंडक्टर के अंदर कभी भी एक पीरियोडिक करंट लगाया जाए, कोई भी पीरियोडिक है, जस्ट मैं नहीं कह रहा एसी है, डीसी है, एसी प्लस डीसी है, पीरियोडिक है, तो आप एक चीज सोचो, पीरियोडिक फंक्शन एक टाइम पीरियड के बाद सेम पॉइंट पे लौट के आता है। यानी पीरियोडिक फंक्शन की जो वैल्यू 0 पे है वही वैल्यू कैपिटल टी पे भी होगी। तो अगर करंट की वैल्यू 0 और कैपिटल टी पे सेम है तो आपको नहीं लगता एनर्जी जो है वो भी 0 और कैपिटल टी पे सेम होगी? समझ रहे हो? तो बेटा अगर एनर्जी 0 और कैपिटल टी पे सेम है, माने एक साइकिल के अंदर इसने एनर्जी ना तो लिया ना तो दिया। एक पॉइंट ये भी लिख लेना, इफ अ periodic current is applied to an inductor, then the value of current at t equal to 0, and at t equal to capital T is same, t equal to 0 and t equal to capital T is same, and hence the value of energy ब्रैकेट में लिख लो हाफ Li स्क्वायर, and hence the value of energy ब्रैकेट में लिखना हाफ Li स्क्वायर is also same
at t equal to 0 and t equal to capital T. Hence the value of energy is also same at t equal to 0 and t equal to capital T. So inductor does not absorb or deliver. Inductor does not absorb or deliver any net energy in one cycle. Any net energy in one cycle. बात चमकी यहां तक। एक साइकिल में उसका नेट एनर्जी जीरो रहने वाला है, जीरो रहने वाला है। राज देखो होता क्या है, ये जो है ना, ये एसी से रिलेटेड नहीं है। ये जो इंडक्टर एनर्जी स्टोर कैसे करता है, और पहली बात तो पावर कोई स्टोर करता नहीं, एनर्जी स्टोर होती है। पावर क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। समझ रहे हो हरेंद्र, तुम्हारे क्वेश्चन का भी आंसर बेटा यही है। पावर एब्जॉर्ब करना या पावर डिलीवर करना जेनेरिक टर्म्स है जो हम लिख देते हैं, लेकिन टेक्निकली अगर सोचो तो एनर्जी, ऊर्जा एक ऐसी चीज है जो एब्जॉर्ब या डिलीवर होती है, उसका रेट है पावर। जैसे मान लो पानी है, तो पानी को आप स्टोर कर सकते हो, समझ रहे हो, पानी का बहाव है पावर। पानी का जो फ्लो है, फ्लो को थोड़ी स्टोर करोगे, स्टोर किसे करोगे? पानी को। तो ऐसे यहां एनर्जी है जिसको आप स्टोर कर सकते हो, एनर्जी है जिसको कन्वर्ट कर सकते हो, डिसिपेट कर सकते हो, उसके रेट को थोड़ी ना स्टोर करोगे। सोच के देखो यार, किसी भी चीज को ऐसे पानी से रिलेट करके देखो, पानी एनर्जी है तो उसका फ्लो क्या है? पावर है, तो उसके फ्लो को थोड़ी एब्जॉर्ब या डिलीवर कराते हैं। अब देखो हरेंद्र, जो राजकुमार, जो तुम्हारा क्वेश्चन है बेटा, पहली बात तो इस क्वेश्चन का एसी से कोई लेना देना नहीं कि इंडक्टर एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है। यहां पे जो आपका क्वेश्चन है दैट इज मेजरली रिलेटेड टू द बेसिक ऑफ इंडक्टर। तो होता क्या है, जब हम इंडक्टर पे एसी लगाते हैं, करंट ग्रो करता है, तो उसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगती है। तो हम कहते हैं नाउ इट इज कन्वर्टिंग द एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक। और जब करंट फॉल करता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड गिरने लगती है, तो हम कहते हैं एनर्जी इज अगेन गोइंग बैक फ्रॉम मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिकल। समझ रहे हो? तो इस तरीके से इंडक्टर क्या करता है, जो भी उसके पास करंट आता है, जो भी उसके पास पावर आती है, वो उसके बूथे पे क्या बना देता है? एक मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड गिरेगी तो वो वापस कर देगा वो एनर्जी। तो मैग्नेटिक फील्ड बार बार बढ़ेगी, फिर गिरेगी, फिर बढ़ेगी, फिर गिरेगी, ऐसे। ठीक है, चलो तो एक बार लास्ट केस भी कर लेते हैं फटाफट से। समझ आया ना इंडक्टर का केस सब लोगों को? जल्दी से मुझे चैट में एक बार कंफर्म करो कि समझ आया या नहीं आया, फटाफट से बता दो। ठीक है, जल्दी बोलो। कैपेसिटर में आप क्या जानते हो? करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ये हम जानते हैं। तो हम ये कहते हैं अगर ये वोल्टेज का फेजर है तो ये हमारा करंट का फेजर है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो यहां अगर वोल्टेज रेफरेंस लिया तो करंट का एंगल एंटी क्लॉकवाइज होने के कारण आएगा +90 आएगा। ठीक है, अब यहां पे अगर आप पावर देखें, पता है मैं मैक्सिमम नेटवर्क की किताबों के अंदर देखता हूं कि रियल और रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर, इन सब चीजों को जगह ही नहीं दी गई है बुक के अंदर। 1 पेज 2 पेज में निपटा दिया है, और ऐसा ही हर कोई नेटवर्क में कर भी रहा है। लेकिन यार अगर इस चीज में कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा तो ये कब पढ़ोगे तुम लोग? ये तो कभी पढ़ना ही नहीं आएगा। समझ आया कि ये तो तुम कभी पढ़ ही नहीं पाओगे। मशीन वाला टीचर कहेगा भाई रियल और रिएक्टिव पावर तो आप पढ़ के आ रहे हो नेटवर्क से, नेटवर्क वाला कहेगा भैया नेटवर्क में तो इसका न्यूमेरिकल आता है, तो इसको पढ़ने की यहां पे क्या जरूरत है? आप मशीन पावर सिस्टम में समझना सिग्निफिकेंस। तो भाई इस तरह से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो कभी बनेगी नहीं, है ना, कभी भी नहीं बनेगी। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मैं आपकी नेटवर्क के साथ साथ बनाऊंगा। नेटवर्क का अगर कहीं एप्लीकेशन है तो वहीं की वहीं बताऊंगा। अब देखो आप,
अब ये तो हो गया भैया पिक्चर इसका न्यूमेरिकली, मतलब इतना आपको ना हर कोई बता देगा ये चीज। तो ये वाला पॉइंट यहां भी लिख लो, सिंस एवरेज पावर is 0 for a capacitor, since average power is 0 for a capacitor, so even a capacitor does not absorb or deliver, even a capacitor does not absorb or deliver any net energy, समझे यहां तक? अब यहां पे भी हम ऐसे ही करते हैं भाई। अब की बार मैं वोल्टेज को बनाता हूं, अब टाइम डोमेन में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, है ना। पता है इंडक्टर कैपेसिटर में से एक केस कर लो ना तो अगला केस काफी इजी हो जाता है। ठीक है, अब यार इसको खोल खोल के लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख सकता हूं। इतनी उम्मीद कर सकता हूं नेटवर्क के इतने लेक्चर के बाद डेरिवेटिव लेना तो आ ही गया होगा। देखो यहां भी आ गया sin 2 ओमेगा टी। तो बेटा पिक्चर यहां पे भी वही रहेगी, बस फर्क किस चीज का आ गया कि करंट और वोल्टेज के फंक्शन एक्सचेंज हो गए। वहां मैंने करंट को साइन माना था और यहां पे मैंने वोल्टेज को साइन माना है। ठीक है, ये हुआ। यहां पे VT, IT और PT। अब देखो करंट आपका कोसाइन आया ना, पहले ना यार ये मैक्सिमम वाला भी नीचे खींच लें, पीक वैल्यू भी तो नीचे लानी जरूरी है। ठीक, तो अब आपका जो करंट है वो कोसाइन आएगा, ये आ गया। अब पावर आएगी sin 2 ओमेगा टी। इस टाइप से ये पावर आ गई। ठीक है, ये पावर आ गई। बात समझ में आ रही है बेटा? यहां पे अगर आप एक चीज समझें तो पावर का बिहेवियर एग्जैक्टली इंडक्टर की तरह आ रहा है, यानी कैपेसिटर भी जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उतनी एनर्जी डिलीवर करता है, फिर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और फिर एनर्जी डिलीवर करता है। तो एक बार ये वाला पॉइंट लिखो, एक बार ये वाला पॉइंट लिखना, जस्ट लाइक एन इंडक्टर, just like an inductor, capacitor also, just like an inductor, capacitor also absorbs and delivers energy, absorbs and deliver energy in every half cycle, in every half cycle. So the net energy delivered, so the net energy delivered or absorbed, net energy delivered or absorbed is 0. Net energy delivered or absorbed is 0. ठीक है, लेकिन किसके लिए? फॉर AC, फॉर AC। तनुज बेटा मैंने ये तो नहीं कहा कि इंडक्टर कैपेसिटर की एनर्जी हमेशा 0 होती है। मैंने कहा अगर पीरियोडिक फंक्शन लगाया जाए तो अगर आप एक पूरी साइकिल देखोगे उसमें नेट एनर्जी 0 आएगी। मैंने पीरियोडिक फंक्शन की बात की है। और आप जिन क्वेश्चन की बात कर रहे हो दे आर फॉर डीसी सर्किट्स, कि कैपेसिटर में कितनी एनर्जी आ गई, इंडक्टर में कितनी एनर्जी आ गई, ये सब एसी में थोड़ी ना पूछे जाते हैं सवाल। ठीक है, तो ये वाला एक पॉइंट अगेन लिख लो, इफ अ पीरियोडिक फंक्शन
if a periodic function is applied to a capacitor, if a periodic function is applied to a capacitor, the net energy absorbed or delivered, the net energy absorbed or delivered over one cycle is zero. Over one cycle is zero. बेटा हरेंद्र, इंडक्टर कैपेसिटर कोई जीवित लोग थोड़ी एनर्जी स्टोर करके क्या करेंगे? अब घर में अगर मान लो तुम बैठे हो, तुम्हारे पास एनर्जी है, जरूरी थोड़ी तुम उसका कुछ यूज करोगे। इंडक्टर कैपेसिटर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है, उसके लिए जो एनर्जी जाती है उसी को एनर्जी एब्जॉर्ब कहते हैं। अगर आप कैपेसिटर पे वोल्टेज लगाओगे तो उसकी प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में जो एनर्जी उसने सप्लाई से लिया, दैट इज एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। ऐसे इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जो उसने सप्लाई से एनर्जी लिया, दैट इज एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो इंडक्टर एंड कैपेसिटर कंज्यूम एनर्जी फ्रॉम द सोर्स टू सेट अप मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड देम। ये वाला भी पॉइंट भले ही लिख लो। इंडक्टर एंड कैपेसिटर absorb energy from the source in order to set up magnetic and electric field inside them, and when these field gradually vanish, then this energy is returned. सुमित बेटा, कैपेसिटर के चार्ज होने के बाद सर्किट खोल दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कैपेसिटर के अंदर वो चार्ज स्टोर्ड रह जाएगा। इंडक्टर के अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है, तुमने सर्किट अचानक से ओपन करके करंट जीरो किया, तो बेटा इतना हाई वोल्टेज डेवलप होगा, या तो तुम बचोगे या तो इंडक्टर। तो कभी भी इंडक्टर जब चार्ज है, जब इंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, अचानक से ओपन नहीं करते, वरना LdI/dt के अनुसार इतना हाई वोल्टेज उसके अंदर डेवलप होगा कि दैट वी विल गेट फायर, है ना, आग लग जाएगी। समझ में आया? नीरज बेटा, P है एवरेज पावर, एक फंक्शन का एवरेज है। P ऑफ T है एक फंक्शन जो कि टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अब अगर मान लो मैं आपको एक पीरियोडिक फंक्शन सिग्नल्स में दे करके कहूं इसका एवरेज निकाल दो, अब मैं कहूं सिग्नल और उसके एवरेज में क्या फर्क है? वही फर्क है P और PT में। ये क्या है? ये इंस्टेंटेनियस है, ये बता रहे हैं समय के साथ कैसे वेरिएशन है। यहां एक्स एक्सिस पे टाइम है, हाउ इज इट वेरिंग विद टाइम। इस फंक्शन का जो एवरेज है वो कैपिटल P होगा। समझ आया ना? तो इंडक्टर कैपेसिटर की एवरेज पावर 0 होती है। एवरेज पावर सिर्फ किस में आती है? रेजिस्टेंस में। तो आज की कहानी यहीं तक रखेंगे, इसके आगे की कहानी हम लोग कल कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कल शाम 6 बजे इसके आगे की कहानी समझेंगे। समझ आ रहा है ना? एकदम बेसिक से कवर कर रहा हूं, जितना जंक्शन पे पढ़ाया था उससे ज्यादा डिटेल में ये। Hey everyone, so I hope you enjoyed the video बच्चों, and let me tell you little bit in detail about Unacademy and its offerings, ताकि आप लोग यार अपना सही डिसीजन ले पाओ, आप लोग डिसाइड कर पाओ आपको आगे कैसे जाना है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूं Unacademy Lite। ये हमने बेटा इस साल फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, सेपरेट टेस्ट सीरीज, और ये आप ही जैसे बच्चों के लिए जो लोग सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हैं। हम अप्रिशिएट करते हैं आपका एफर्ट, आपकी मेहनत, और इसी वजह से हम आपके लिए लेके आए हैं अनअकैडमी लाइट टेस्ट सीरीज। यहां पे आप खुद को टेस्ट कर पाओगे, आपको मल्टीपल टेस्ट मिलेंगे, वो भी मिनिमम प्राइस में। आपको मिलेंगे टॉपिक टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट और फिर मॉक टेस्ट, और सबके सब हाईएस्ट क्वालिटी के मिलेंगे। और यहां पे आपको ना लाइव एनालिसिस कराया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के साथ। तो आपको बस क्या करना है, अनअकैडमी ऐप पे जाके लाइट सिलेक्ट करना है और वहां पे पेमेंट करते टाइम अंकित ऐसी कोड लगा देना, ताकि आपको ये टेस्ट सीरीज मिनिमम प्राइस में ऑफर हो जाए। ठीक है, और देखो हमने बेटा आपके लिए लॉन्च किया है अनअकैडमी स्टडी मटेरियल कॉल्ड एज नोट्स। तो ये जो हमारे बच्चे प्लस या आइकॉनिक ज्वाइन करते हैं उनके लिए स्टडी मटेरियल लॉन्च किया गया है। और मैं बता रहा हूं बेटा, इंडिया का बेस्ट स्टडी मटेरियल है, और ऐसे नहीं बोल रहा हूं, खुद देखा है तभी बोल रहा हूं।
और क्यों है बेस्ट? पहली बात तो बेटा प्रेजेंटेशन लाजवाब, जो कलर्स यूज किए हैं, जो फॉर्मेटिंग यूज की है, वो एक लर्नर को हेल्प करेगा आगे पढ़ने में। मतलब क्या होता है ना, बच्चे यूजुअली बुक्स को इग्नोर करते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, भागते हैं, लेकिन यहां आप भागोगे इसे पढ़ने के लिए। इतना इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट डिलीवर किया गया है। दूसरी बात बेटा, सभी टॉप एजुकेटर्स की राय लेके, उनके इनपुट्स लेके बनाया है, और हमारे टॉप एजुकेटर्स ने इसे ना 9 on 10 और 9.5 on 10 रेटिंग दिया है। और यहां पे हर टॉपिक के बाद सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, जिससे आपको समझ आएगा इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन बनता है। चैप्टर के एंड में प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ताकि आप एक बार ट्राई तो करके देखो आपको समझ कितना आया। और सबसे बढ़िया बात, ये मोबाइल ऐप पे अवेलेबल है, तो जहां कहीं जा रहे हो बेटा, छुट्टियों पे जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, घर आ रहे हो, जॉब पे जा रहे हो, कभी भी रीड करो। और ये हमारे प्लस और आइकॉनिक वाले बच्चों के लिए है, तो इसीलिए अगर आपको चाहिए तो आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना पड़ेगा। और कोड आप जानते हो मेरे भाई अंकित ESE, ये कोड ना सिर्फ आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलवाएगा, बल्कि आपको मेरे साथ कनेक्ट करेगा, क्योंकि यार अगर मेरे साथ कनेक्ट हो गए और मेहनत कर ली तो गारंटीड रैंक है। और अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो और मजा आएगा, क्योंकि ये सारा मटेरियल आपको घर पे डिलीवर कराया जाएगा। तो आपको बस 1 साल या 1 साल से ज्यादा का ना आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है। और आइकॉनिक में बेटा और भी बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और देखो यार, यहां पे अगर मैं बात करूं रिजल्ट्स की, तो आप हमारे रिजल्ट्स देखो, हम अपनी क्या तारीफ करें, हम अपने बारे में क्या बताएं, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे रैंकर्स बता रहे हैं। तो इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज, और ये सारे बच्चे बेटा एवरेज स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इस बार मचाया, और कैसे लगातार हमारे साथ मेहनत करके इलेक्ट्रिकल में बेटा 10 में से टॉप 6 रैंक्स हमने प्रोड्यूस किए, हिस्टोरिकल रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। और आप अगले साल इस लिस्ट का हिस्सा बन सकते हो, कैसे? अनअकैडमी ज्वाइन करके, और उसमें भी यूजिंग द कोड अंकित ESE। और देखो, अगर अनअकैडमी ज्वाइन करना है ना, तो आइकॉनिक लीजिएगा। आइकॉनिक में आपको मिलेगा ना एक पर्सनल कोच, मतलब मैं तो गाइड करूंगा, लेकिन साथ साथ एक कोच मिलेगा जो खुद भी एक टॉपर होगा, और उसका जॉब ही ये है आपको गाइड करना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना। प्रॉब्लम्स टेक्निकल डाउट्स भी हो सकते हैं, तो आप 1-to-1 डाउट भी पूछ सकते हो। प्रॉब्लम टाइम टेबल या स्ट्रैटेजी की हो सकती है बेटा, तो वो भी आपको बनवाएगा टाइम टेबल, क्योंकि देखो हर बच्चे का रूटीन अलग है, कोई सुबह पढ़ सकता है तो कोई रात को, तो ये आपको यहां पे टाइम टेबल पूरा बनवा के देगा। तो आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप बस मेहनत करो, स्ट्रैटेजी सारी हमारी होगी। टीचर्स आपको अलग से गाइड करेंगे स्टडी बूस्टर सेशन में। आपका ना टेस्ट का रिजल्ट अलग से दिया जाएगा, और आपको बताया जाएगा कहां आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है और कैसे वो इंप्रूवमेंट करोगे। कहना तो बहुत आसान है कि आपका नेटवर्क कमजोर है, लेकिन नेटवर्क स्ट्रांग होगा कैसे, ये बताना और भी ज्यादा जरूरी है। और यहां बेटा आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल, जैसा मैंने बोला, घर पे डिलीवर कराया जाएगा। बट अगर कोई बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता तो प्लस पे भी जा सकते हो। प्लस पे बस मेहनत थोड़ी और ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन रैंक यहां से भी मिल सकती है। यहां पे आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, हर संडे टेस्ट होगा, सारे कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होंगे। अगर अभी आप अनअकैडमी ऐप पे जाते हो ना, तो आपको मेरा आगे तक का पूरा शेड्यूल दिखेगा। यहां आप अनलिमिटेड एक्सेस होती है टीचर्स की, जिस टीचर से जो सब्जेक्ट पढ़ना है पढ़ो, फ्री है, ठीक है। रैंक इंप्रूवमेंट बैच, क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज। लेकिन याद रहे, अगर आइकॉनिक लोगे तो भी ये सब मिलेगा, बट एक्स्ट्रा मिलेगा ये जो बाहर वाला एरिया है, ठीक है। लेकिन प्लस वालों को इतना ही मिलेगा, और ये बाकी सारे सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली हैं आइकॉनिक के लिए। अब देखो आपको क्या करना है बेटा, आपको ड्यूरेशन चूज करना है। जो बच्चे 23 में एग्जाम देने वाले हैं 12 मंथ्स ले, और जो 2 साल में देंगे वो 24 मंथ्स ले। बस कोड आप याद रखो बेटा, अंकित ESE। इस कोड से ना आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और साथ साथ मेरे साथ कनेक्ट हो जाओगे। और आप जानते हो बेटा, मैं खुद 2 बार AIR1 लाया हूं, इस बार मेरा स्टूडेंट AIR1 लेकर के आया है, तो अगले साल क्या हो सकता है, दैट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन करना मत भूलना भाई। यहां पे इतना सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा है कि कोई बच्चा सीरियसली पढ़ लेना तो वो रैंक 1 ले आएगा। और अगर अनअकैडमी आ गए तो एक और बात का ध्यान रखना, यहां पे आप जितने चाहे डाउट पूछ सकते हो। आपको बस डाउट का पिक्चर अपलोड करना है, आपको अपनी ब्रांच बतानी है, जैसे आप लोग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बोल सकते हो, और आपको यह भी बताना है किस लैंग्वेज में वीडियो सोल्यूशन चाहिए। हम आपको वीडियो सोल्यूशन जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे। अगर उसमें आपको कोई भी कमी लगती है, कोई दिक्कत लगती है, तो आप उसको रिपोर्ट कर देना, रिव्यू रिक्वेस्ट कर लेना, और उसको हम रिक्रिएट करके देंगे। और अगर फिर भी कोई क्वेरी बच गई इसके बाद भी अनअकैडमी के बारे में कि लेटेस्ट बैचेस कौन से हैं, क्या ऑफर चल रहा है, क्या प्राइसिंग चल रही है, तो ये मेरी टीम का नंबर है। इनका काम ही बेटा आपको असिस्ट करने का। दिस इज योर हेल्पलाइन नंबर। तो इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना, हमेशा आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी।
जल्द से जल्द आपके कॉल को रिवर्ट किया जाएगा। बट डोंट फॉरगेट दिस नंबर एंड डोंट फॉरगेट दिस कोड अंकित ESE। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार, बोलने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैला दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आपके लिए और ज्यादा वीडियोस लेकर के आऊं। लेट्स क्रैक इट।